आज फिर से लौटा हूँ एक सच्ची डरावनी दिल दहलाने वाली भूतिया कहानी लेकर के। ये कहानी हमारी 4 साल पहले की है, जब हम 8 क्लास में पढ़ते थे। उस साल के अंत में हमारा बोर्ड एग्जाम होना था, जिसका सेंटर एक जंगलों में बसा छोटा सा गांव मंगरपट्टा में पड़ा था। हमारे स्कूल से ये गांव 35 किलोमीटर दूर था। ये गांव जाने के लिए एकमात्र रास्ता NH 100 टर्निंग होकर के कच्ची रोड थी। मंगरपट्टा का रोड घने जंगलों से होकर जाता था। हमें अपने स्कूल से 8 बजे मंगरपट्टा गवर्नमेंट स्कूल के लिए निकलना था। स्कूल की तरफ से एक बस बुक किया गया था। हम बहुत ही खुश थे, क्योंकि हमारी फर्स्ट टाइम बाहर सेंटर पड़ा था और हमें बाहर एग्ज़ाम देने का मौका मिला था। हमने उस गांव को बारे में जितना सुना था, ये गांव आज भी उतना ही शहरों से अलग होकर और शांत मालूम हो रहा था। पर हमने तो जितना सुबह साधारण मालूम हो रहा था, उतना ही भयानक दिल दहलाने वाला रूप रात को निकलकर बाहर आ गया। और 4 साल पहले जो हमारे साथ हुआ, वो बातें आज भी हमारी ज़िंदगी में मिस्ट्री बनकर रह गया। उस मंगरपट्टा रोड और उस गांव के बारे में जब आज भी हम बातें करते हैं, तो हमारा रूह कांप जाता है। तो आखिर क्या हुआ था हमारे साथ, जो डर हमारे दिमाग पर कब्जा कर लेती है। पर कहानी सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। मोस्ट थैंक यू। मुझे पूरा विश्वास है आपने जरूर अभी तक कर लिया होगा ये बातें सुन करके। तो चलो मेरे साथ 4 साल पहले वो डरावनी दस्तक पे। फाइनली हमारा एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है 15 फरवरी को। हम बहुत खुश होते हैं कि दिन नज़दीक आ चुका था और हमारी तैयारी भी फुल हो चुकी थी। मैं सुबह जल्दी से स्कूल पहुंचता हूं और मेरे सारे दोस्त वहां पहुंचते हैं। स्कूल की जो बस थी जाने वाली थी मंगरपट्टा, वो पहले से स्कूल के पास खड़ी थी और कुछ मेरे दोस्त बस पे बैठ भी चुके थे। मैं भी जल्दी से जाता हूँ और बस पे बैठ जाता हूँ। मेरे कुछ दोस्त बस के ऊपर बैठे थे और कुछ नीचे। मेरे अधिकांश लड़के दोस्त जो भी थे, वो सारे बस के ऊपर ही थे, तो मैं भी बस के ऊपर ही जाके बैठ रहता हूँ। कुछ ही देर बाद बस वहाँ से मंगरपट्टा के लिए रवाना होती है। उसके बाद वहाँ से निकल करके बस NH रोड 100 पे आती है और NH रोड से 1 किलोमीटर चलने के बाद टर्निंग पॉइंट आता है और बस मंगरपट्टा के लिए मुड़ जाती है कच्ची रोड से। इस रोड में कई सारी गड्ढी थी, रोड पूरा ही खराब था, ऊबड़ खाबड़ रोड था। बस उस रोड से होकर के गड्ढे से पार होकर हिचकोले खाते हुए बस वहाँ से गुजर रही थी। नीचे बैठे हुए लड़कियाँ सब परेशान हो रही थी, पर हम लड़के ऊपर बैठे हुए मज़े कर रहे थे। हमें हमारी जो सफ़र थी दोस्तों के साथ, ये पहला सफ़र था। हम बहुत ही खुश थे। हम ऊपर में गाड़ी के ऊपर चिल्लाते, बात करते, गाना सुनते चले जा रहे थे। रोड चारों ओर से सिर्फ जंगल ही जंगल था। हम गाड़ी के ऊपर बैठ कर जब देख रहे थे, तो हमें दूर दूर से सिर्फ जंगल ही नज़र आ रहा था और वो रोड पूरा ही टूटा फूटा रोड था। लग रहा था कि सरकार की नज़र शायद इस रोड पे अभी तक पड़ी नहीं। हम यही बातें कर रहे थे, पर स्कूल यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल बना दिया गया था। हम 11 बजे अपनी एग्ज़ाम टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारा एग्ज़ाम कुछ ही देर में स्टार्ट हो जाता है। हम सब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे करके हमें 3 बज जाता है और एग्ज़ाम ख़त्म होते ही हम जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पे खाने का इंतज़ाम किया होता है। सरकार की तरफ से हमें वहाँ पे दाल चावल और सलाद ये सब खाने को मिलता है। हम खा करके बाहर वेट करते हैं, क्योंकि हमारे अभी भी कई दोस्त लाइन में लगे हुए थे खाने के लिए, पर हमने जल्दी खा ली थी। हम तब तक मैं, पवन, बिट्टू इस जंगल को घूरे जा रहे थे, चारों ओर से घूम रहे थे। देख रहे थे कि यार जब तक खाना खाते थोड़ा घूम लेते हैं, क्योंकि ये गांव हमारे लिए नया था और एक टूरिस्ट प्लेस की तरह था। बाद में झट से दौड़कर कृष्णा भी हमारे साथ आता है और कहता चलो मैं भी चलता हूँ। हम वहाँ से, जहाँ पे हमारा स्कूल का सेंटर पड़ा था, उस स्कूल से हम वहाँ से 150 मीटर दूर आगे पहुँच जाते हैं। हम गांव के आगे जा ही रहे थे, तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है और पूछते हैं वहाँ की भाषा में, जो हमें उस समय आती थी थोड़ी मोड़ी। वो पूछते हैं कि बाबू लोग तुम कहाँ जा रहे हो आगे। हम कहते दादू हम जा रहे आगे, बस जंगल घूमने आए, हमारा एग्ज़ाम था आपके गाँव के सरकारी स्कूल में। वो कहते हैं तुम उधर ही घूमो ना, इधर मत जाओ। हम हैरानी से पूछते हैं
क्या हुआ बाबा, ऐसे कौन सी बड़ी बात है, यहाँ पे क्या हो गई है, अब ऐसे बोल रहे हो? वो कहते हैं कि आगे किसी का घर नहीं है, आगे कोई घूमने की जगह नहीं है, घूम जाओ। हम थोड़ी देर के लिए घूमते हैं, पर जैसे ही बाबा का नज़र हमसे छूटता है, हम वापस उसी रोड से फिर जाने लगते हैं। और जाते जाते हम लास्ट में उस गांव की एक छोटी सी नदी जो बह रही थी, हम वहाँ पहुँच बैठ जाते हैं। वहाँ से बस हम अब देख रहे थे जहाँ पे हमारी सेंटर पड़ी थी, तो मात्र हमारा बस ही वहाँ पे खड़ा था, हमारा बस दिख रहा था और बाकी कोई भी बच्चे वहाँ पे नहीं दिख रहे थे। हमारे दोस्त के पास फ़ोन था, हम फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे। यार ये गांव जंगलों के बीच देखो यार, कैसे बसा हुआ है। आज भी ऐसा लगता है कि जैसे हम 20 साल से 30 साल बहुत ज़्यादा पुराने समय में आ गए। अजीब सा गांव है। ये सब बात करते हैं, कहते हैं हाँ भाई सही बात है। देखते कि उस गांव के अधिकांश लोग उस जंगल से लकड़ी लाते हुए, उस जंगल में कई फल लाते हुए, उस जंगल में और कई कामें करते हुए, मतलब खेती बाड़ी का उतना भी कोई साधन ना वहाँ पे नहीं था। जंगल में उपजा हुआ सब्जी, जंगल से जो कुछ मिलता था उससे अधिकांश चीज़ काम किया करते थे। कुछ कुछ लोग थे जो सब्जियां नदी के किनारे उगाए हुए थे, जो बहुत ही कम था। हम ये सब बात ही कर रहे होते तभी हमारी बस की हॉर्न सुनाई देती है और हमें लगता है कि अब लगता सभी ने खाना खा लिया है और यहाँ से बस निकलने को तैयार है। तो पवन कहता है भाई रुक जा यार, पर हम कहते हैं नहीं जल्दी चल, बस छूट जाएगी, या फिर नहीं छूटी सर हमें ढूंढ रहे होंगे और बहुत डांट पड़ेगी। हम वहाँ से उठ करके वापस चल जाते हैं। तो बस हमारी वेट कर रही होती है और सभी सारे लोग बस में ऑलरेडी बैठे हुए थे। हमारे सर हमें बहुत डांटते हैं, पूछते हैं राहुल, बिट्टू, पवन, कृष्णा, तुम लोग ऐसे बिना पूछे किसी भी जगह पर घूमा मत करो, बहुत ही गलत है। मैं कहता हूँ सर थोड़ी ना दूर गए थे, बस हम सामने ही थे। कहते चुपचाप जल्दी बैठो क्योंकि शाम होने का टाइम आ गया और ठंड के मौसम थी, जैसे कि मैं बोला 15 फरवरी, तो जल्दी शाम हो रही थी और ठंड भी अब लगना स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे धीरे धीरे शाम हो रही थी, हम जल्दी से हम चारों अपना अपना स्वेटर डाल लेते ठंड से बचने के लिए। हम झट से फिर वापस बस के ऊपर हम चारों चढ़ जाते हैं और मेरे कई दोस्त पहले से चढ़े हुए थे। हम चढ़ते और जंगल को घूरने लगते हैं और बस से ये भी दिखाई पड़ रहा था कि सूरज अब लगभग कुछ ही समय बाद डूबने वाला था, अंधेरा छाने वाला था। पर हमारी बस अब भी नहीं निकली थी। मैंने देखा बस से ऊपर झाँक करके तो हमारे टीचर वहाँ के टीचर से बात कर रहे थे, कुछ ऐसी बातें जो मुझे भी कुछ ध्यान आकर्षित कर रहा था। हमने ध्यान सुना तो सर लोग बात कर रहे थे कि जंगल में आप गाड़ी मत रोकिएगा और थोड़ा ध्यान से चलना, और जो भी अगर कुछ गाड़ी में हो चेक को करना हो, पानी वानी तो ले लीजिए अभी, या फिर किसी बच्चे को फ्रेश होना है तो यहीं पर करा ले। ये बात मैंने सुन ही लिया था ऊपर से। तभी हमारे सर बस पे आते हैं और कहते किसी बच्चे को अगर फ्रेश वगैरह होना है तो अभी यहाँ पे हो लो। हमें सब मना करते सर ऐसी कोई बात थोड़ी है, और मैं तो ऊपर ही बैठा था। और वापस कुछ ही देर बाद हमारी बस स्टार्ट होती है। हम उस गांव को देखने में लगे थे। उस गांव में लाइट नहीं थी, ना जाने क्यों। मैंने सब जगह ध्यान मारा था तो कहीं पे वायर के निशान नहीं थे, कहीं भी तार नहीं थे, कहीं भी कोई पोल वगैरह कुछ भी नहीं था। और उस गांव की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम थी। कुछ ही देर बाद वापस हमारी बस धीरे धीरे उस गड्ढे खराब रास्ते से निकल पड़ती है, हिचकोले खाते हुए। और अब सुबह हमने जितना मज़ा करके ऊपर आए थे उतना ही अब दुख पहुंच रहा था, क्योंकि ठंड अब हमें लग रही थी तेज से, क्योंकि ऊपर बैठने से और ठंडी ठंडी हवा डायरेक्ट हमारी बॉडी पे लग रही थी। हमने टोप पहन लिया और सब साथ में बैठ गए। मैंने बोला यार हम ऊपर बैठ के बहुत ज़्यादा गलती की। बिट्टू कहता है अरे फिर कोई नहीं, चलते नीचे चलते ना। फिर वो जल्दी से बिट्टू ऊपर से हाथ मारता है गाड़ी पे और ड्राइवर अंकल रोकते बस और पूछते हाँ बोलो क्या हुआ। तो हम कहते हैं कि हमें नीचे आना है, हमें ऊपर ठंड लग रही है। वो कहते हैं नीचे तो जगह बिल्कुल नहीं है। हम कहते फिर भी हम आते हैं। वो कहते चुपचाप वहीं बैठे रहो, कुछ ही दूर की बात है। मैं कहता हूँ 25 किलोमीटर कुछ नहीं होता अंकल, बहुत ज़्यादा लंबा होता है रास्ता, हमें नीचे आने दो। पर वो मना करते हैं।
बिट्टू चलते जाते उतरने की कोशिश करता है पीछे से, कहता है मैं उतर जाऊंगा। मैं कहता हूँ ऐसे मत कर भाई, गिर हो जाएगा। वापस से हम चुपचाप वहाँ पे ऊपर बैठे रहते हैं और बस चलती रहती है। ये सन्नाटे रोड में, ये सुनसान जंगल में, ये इतनी ठंड लग रही थी, अजीब सा महसूस हो रहा था। तभी मेरा ध्यान जाता है, और मेरा ही नहीं हम सब का ध्यान जाता है, और शायद झुकी है। इसलिए हमें झुकी लग रही थी क्योंकि जब भी हम बैठे हुए थे तो हमारा बैलेंस ना जाने क्यों बार बार बाईं ओर पिछल रहे थे हम। ऐसा लग रहा था कि शायद बाईं ओर गिरेंगे, अब गिरेंगे, अब गिरेंगे। हमें लगा शायद टायर का हवा निकल गया है। इस बार हम सब चिल्लाते, कहते गाड़ी रोक दो अंकल। कहते अब बोलो अब क्या हुआ। हम कहते शायद एक बार आप टायर चेक करो, गाड़ी शायद बाईं ओर झुकी हुई है। कहते अच्छा। और वो और ड्राइवर अंकल बाहर निकल के चेक करते हैं गाड़ी को, तो देखते हैं बाईं ओर का जो आगे का टायर था वो सच में पंचर पड़ा हुआ था। वो जल्दी से कहते हैं सब बच्चे नीचे आ जाओ, हमें टायर बदलना पड़ेगा। तुमने सही कहा, हमारा टायर पंचर है। रात के 8 बज रहे थे और गाड़ी का टायर बदलना था। गांव होने के कारण पूरा जंगल, पूरा रोड सन्नाटा पड़ा था, और वैसे वो जंगल कच्चा रोड भी था। और हमारे सर को जो उस गांव वालों ने, उस गांव के टीचर ने जो बात बताई थी, उसके बाद हमारे टीचर भी बहुत ज़्यादा डरे थे। उसलिए हमारे टीचर सभी बच्चों को कह रहे थे कि जितना हो सके सारे बच्चों अंदर भी रहो, कोई बाहर मत आओ। सिर्फ हम जो बच्चे ऊपर बैठे थे हमें सर ने उतारा क्योंकि टायर बदलना था। हम नीचे खड़े थे। तभी अचानक जंगल धीरे धीरे कुहासा घिर रहा था, और हमारी गाड़ी से बस 10 फीट की दूरी तक भी कुहासा आ गया था। हमें क्लियर नहीं दिख रहा था जंगल आगे क्या है, क्योंकि पूरा कुहासा कुहासा हो गया। बस में बैठे लोग खिड़कियां बंद कर रहे थे क्योंकि ज़्यादा ही ठंड लग रही थी। अब हमने अपना हाथ स्वेटर के जेब में डाल दिया ठंड से बचने के लिए। और हम कह रहे थे कितना टाइम लगेगा अंकल। कहते बस आधे घंटे के आसपास, बस हेल्प कर दो, तुम अगर हेल्प करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। हम कहते ठीक है आप बताओ, हम हेल्प जरूर करेंगे। और हम बात ही कर रहे होते तभी हमारे वहाँ से पवन गायब होता है। हम कहते यार पवन कहाँ है। हम 2-3 बार आवाज़ लगाते, बिट्टू भी आवाज़ लगाते, पवन कहाँ पे है, पर पवन आवाज़ कहीं नहीं देता है। कुछ देर बाद हम जोर से चिल्लाते हैं तो पवन कहता है हाँ भाई मैं इधर हूँ, थोड़ा इधर आया मैं बाहर फ्रेश हो रहा हूँ। मैं कहता हूँ अबे यार तू इधर से कुहासा यार, तू उधर क्यों गया, यहाँ पे जगह नहीं है, तू भी यार क्या मजाक कर रहा है, जानता है जंगल इतना घना है फिर भी। कहता है बस यहीं पे हूँ मैं, कुहासे में दिख नहीं रहा हूँ बस। 2 मिनट के बाद फिर से आवाज़ लगाते हैं तो अब आ जा, वो कुछ नहीं बोलता। अब हम 2-3 साढ़े 4 बजे आवाज़ लगाने में तो कुछ नहीं बोलता, तो कहते यार पवन कहाँ गया। तो हमने कहा कि आवाज़ उधर से आ रही थी, चलो देखते हैं। सर कहते आराम से देखो, तुम दूर मत जाना। हम देखते तो कुहासे में कुछ भी नहीं दिखता। और हम कहते हैं बिट्टू एक साइड करो, एक काम करो, तुम उधर जाओ मैं उधर जाता हूँ, और कृष्णा तुम उधर जाओ। हम तीनों बढ़ जाते हैं। तब हमें पवन को ढूंढने में आसानी होगी। तभी हम तीनों पवन को ढूंढने के लिए अलग अलग बढ़ जाते हैं, और हम सब कुहासे में प्रवेश कर लेते हैं। कुहासे से हमें कुछ नहीं दिख रहा था। तभी बिट्टू कहता है राहुल एक काम कर, ले मेरे साइड थोड़ा कम कुहासा, ये फ़ोन तू ले ले अपने पास। मैं कहता हूँ फिर दे यार, और मैं फ़ोन लेता हूँ और मैं चलने लगता हूँ। हम सब कुहासे में ढूंढ रहे होते हैं, और हमारे सर भी कहते तुम भी आराम से जाना, देखो इधर ही होगा कहीं पवन। तभी मुझे दिखता है कुहासे में कुछ दूर जाने के बाद कि पवन आगे कुछ जा रहा था उस रोड में। मैं पवन को पकड़ने के लिए वहाँ से दौड़ता हूँ क्योंकि मुझे पवन दिख गया था। पर मैं जितना ही पवन के सामने जा रहा था पवन भी उतना ही स्पीड दौड़ रहा था, ना जाने क्यों। तभी मैं देखता हूँ पवन उस रोड से नीचे और जंगल की ओर उतर चुका था, और मैं भी उसके पीछे जा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पवन जा कहाँ रहा, पर मैं उसके पीछे पीछे जा रहा था। तभी मैं देखता हूँ पवन उस जंगल में अंदर एक पुराना सा बना हुआ खंडर सा, एक हॉस्पिटल सा लग रहा था कुछ, और उसमें प्रवेश करता है। मैं बाहर से देख रहा था कि यार इतना पवन इसमें तो कहाँ घुसा जा रहा है जो इतना खराब दिख रहा है, ये इतना भयानक। मेरी हिम्मत तो नहीं हो रही थी उसमें जाने को, पर फिर भी मैं करता क्या। मेरा दोस्त मेरे सामने उस घर में घुस रहा था, मैं भी तुरंत उसके पीछे पीछे घुस गया।
अंदर जाने के बाद देखा तो विशाल हॉस्पिटल पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था शायद अंग्रेजों के समय वाला पुराना सा एक हॉस्पिटल था, जहाँ पे पूरी जाल लगी थी, पूरी गंदगी थी। और पवन अब धीरे धीरे उस हॉस्पिटल के दूसरे फ्लोर पे चढ़ रहा था अंदर से। मुझे 2-3 बातें मेरे दिमाग में चल रही थी जो मुझे समझ नहीं आ रहा था। पहला तो यह था कि जंगल में इतना पुराना हॉस्पिटल, और दूसरा तो यह था कि पवन यहाँ पे क्यों जा रहा है। मैं पवन को बोल रहा था बार, पवन रुक जा यार रुक जा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, पवन रुक क्यों नहीं रहा। मैं पवन के पीछे पीछे उसके पीछे दूसरे फ्लोर पे मैं भी पहुंचता हूँ और पवन देखता हूँ कि पवन वहाँ पे चुपचाप बैठा पड़ा था, और ना जाने क्यों पवन अपनी गर्दन नीचे किया हुआ था और अजीब सा बर्ताव मेरे साथ कर रहा था। तभी मैंने एक दरवाज़ा बंद होने का आवाज़ सुना। तभी मैं झट से नीचे देखा तो जिस दरवाजे से हम अंदर आए थे वो दरवाज़ा बंद हुआ। मैं सोच रहा था कि अब करूँ क्या। पवन को मैं उठा रहा था, पवन उठ जल्दी उठ जल्दी, पर वो मेरी बातों को नहीं सुन रहा था। तभी दूसरी ओर बिट्टू और मेरे टीचर सब चिंता कर रहे थे कि राहुल और पवन अभी तक नहीं आया। तभी बिट्टू कहता है कि सर राहुल मेरा फ़ोन ले गया है, एक काम करो आप उसके बाद फ़ोन लगाओ मेरे नंबर पे। और सर मुझे फ़ोन लगाते हैं। मैं जल्दी से फ़ोन उठाता हूँ। सर कहते कहाँ हो तुम लोग। मैं कहता हूँ सर मैं पवन को ढूंढते ढूंढते ना जाने कहाँ पे आ गया हूँ। एक अजीब सा खंडर हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे अजीब सा वो डॉक्टरी के सामान और बेड पड़े हुए हैं और पूरा जाल लगा हुआ है। ये चांदनी रोशनी में हल्का हल्का जंगल दिख रहा है। मुझे पता चल रहा है, पता नहीं मैं कहाँ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर जहाँ भी हूँ बहुत डर लग रहा है और पवन बहुत अजीब बर्ताव कर रहा है। सर कहते अरे कहाँ हो तुम, इतना भी नहीं पता तुम्हें। और सर इतना ही बात कर रहे होते तो अचानक फ़ोन हमारा डिस्कनेक्ट हो जाता है। मैं पवन को इधर बहुत उठा रहा हूँ कि उठ जा, पर पवन उठ नहीं रहा। तभी उस हॉस्पिटल के रूम नंबर 17 से एक आवाज़ आती है किसी के चिल्लाने की, और मैं डर जाता हूँ। इतना डर जाता हूँ कि पवन को आखिरकार में उसके एक चाट लगाता हूँ खींच करके, और पवन उठता है, बोलता हाँ राहुल हम यहाँ पे कैसे पहुँचे। मैं कहता हूँ हमने, तूने यहाँ पे मुझे लाया है। और ये आवाज़ अब पूरी चीखने की आवाज़ की पता नहीं किसकी थी, वो पूरी हॉस्पिटल में गूंज रही थी। तो मैं धीरे धीरे रूम नंबर 17 की ओर जा रहा था, और बाहर आखिरकार मैंने और पवन ने दोनों ने खिड़की से झाँका तो मैंने देखा एक डॉक्टर था जो एक व्यक्ति को करंट लगवा रहा था पूरी बॉडी में, और उस करंट से वो पेशेंट पूरा काँप रहा था, छटपटा रहा था, और डॉक्टर उसको करंट लगाया जा रहा था और वो व्यक्ति छटपटा रहा था और आखिरकार वो मर जाता है। हम ये प्रक्रिया देख करके हम समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। हम सोचते शायद उसको बचाएं, पर हम खुद डरे हुए थे पहले से। तभी वो डॉक्टर उसकी ओर घूर रहा था, और ना जाने उसकी ओर देखते हुए फिर भी हमें बोलता है बाहर से। फिर भी वो डॉक्टर उसकी ओर घूरते हुए चिल्लाता है और हमें कहता है कि तुम लोग बाहर से घूरना बंद करो, अगला नंबर तुम्हारा ही है। हम डर जाते हैं कि पता नहीं उसको कैसे पता कि हम इसके पीछे देख रहे हैं, और जल्दी से सीढ़ी से होकर वापस नीचे की ओर जाते हैं, पर गेट बहुत मजबूती से बंद था। हम जगह ढूंढते हैं यहाँ से निकलने के लिए, पर हमें कोई जगह नहीं मिल रहा था। सारी दरवाजे खिड़कियाँ बहुत मजबूती से बंद थी। अपना फ़ोन देख रहा हूँ तो फ़ोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था, और हमें समझ नहीं आ रहा था करे तो करे क्या। किसी से हेल्प भी मांग नहीं सकते थे। तभी हम देखते हैं कि वो जो डॉक्टर था वो ऊपर से अब सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, जिसकी आवाज़ एक एक सीढ़ी उतरने की आवाज़ हमारे कानों में आ रही थी, और हमारा रूह काँप रहा था कि अब क्या करें। वो डॉक्टर का चेहरा हमने अब क्लियर से नहीं देखा था, क्योंकि अब भी वो अंधेरा कमरा में हल्के हल्के चेहरे दिख रही थी। अचानक वो चांदनी रोशनी में अचानक उसका चेहरा चमकता है, और हमें दिखता है तो आधा चेहरा उसका जला पड़ा था। उसकी आधे चेहरे एक अजीब सा ही पूरा बिगाड़ा हुआ था कि देख कर हम डर जाते हैं। जल्दी से मैं फ्लैश लाइट जलाता हूँ फ़ोन का, और दरवाज़ा ढूंढ लगता हूँ कि शायद वहाँ पे कुछ ना तो कुछ कोई ना तो कोई जगह मिल जाए निकलने का। और जैसे ही वो डॉक्टर नीचे आता है हम जल्दी से दौड़ के उसके पीछे से उस सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं। तभी पवन अचानक फिसल जाता है सीढ़ियों से। जल्दी से पवन को उठाता हूँ, और पवन और मैं जल्दी से ऊपर की ओर जाते हैं, और कमरा नंबर
दो में घुस करके और अंदर से कुंडी लगा लेते हैं और सोचते हैं शायद हम बच जाएंगे। पर यह कहानी, यह डर हमारी सोच से परे था। हमने सोचा नहीं था वही हुआ। उस रूम की खिड़की थी, हम झांक रहे थे उस खिड़की से और खिड़की पे लोहे लगा था। हमने सोचा कि 2-3 लात मारने से लोहा टूट जाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा पुराना है तो लोहा सड़ा होगा। हमने लात भी मारी और खिड़की से जैसे ही हमने झांका तो मैंने देखा वो डॉक्टर वो खिड़की जस्ट नीचे ही खड़ा था और बोल रहा था आ जाओ। हमने सोचा कि चलो शायद वो नीचे चल गया। जैसे दरवाज़ा हमने खोला और नीचे भागने की कोशिश की तो वापस हमें वो डॉक्टर उस हॉल में खड़ा मिला और बोला अगला नंबर तुम्हारा ही है, इंतजार कितना कराओगे। तभी दूसरी ओर बिट्टू और वहाँ पे ड्राइवर अंकल सब कहते हैं कि गाड़ी का टायर ठीक हो गया है, नया टायर चेंज कर लिया है। पर अभी मैं और पवन वहाँ पे नहीं पहुँचे थे। तो सर वहाँ से वापस कैसे जा सकते थे? तो सर कहते हैं अब इसका उपाय हम वो गाँव वाले ही बता सकते हैं, क्योंकि सर को वहाँ के जो गाँव वाले के टीचर थे उन्होंने पहले ही कहा था कि आप उस रोड से आराम से जाइएगा। तो हमारे सर को लगता है कि शायद इस जंगल के बारे में उनको पहले से पता था, तभी हमें वार्निंग दिया। अब उनसे पूछते हैं कि हमारे 2 छात्र इस जंगल में कहीं गुम हो गए और कहाँ पे है। तभी वो वापस वहाँ से बस घुमाते हैं गाड़ी और सभी लोग बस पे उस गांव की ओर चल जाते हैं। उस गांव जा करके वापस उस स्कूल के पास जाते हैं और टीचर को फ़ोन लगाते हैं। वो टीचर आते हैं और साथ में बहुत सारे गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा होते हैं। वो गांव वाले से पूछा जाता है, सारी बात बताया जाता है। वो गांव वाले कहते हैं कि बेटा मैंने तुम्हारे वो छात्रों को पहले ही मना किया था कि ऐसे कहीं मत घूमना। यहाँ पे एक ऐसी साया रहती है इस जंगल में, जो साया अकेला देख करके किसी के अंदर तुरंत प्रवेश करती है और उसे अपने जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे ले जा करके और पागल करके मार देती है। तो सर कहते हैं ऐसी यहाँ पे कौन सी जगह है बाबा? कहते आज से पहले बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे अंग्रेजों ने बनाई थी एक हॉस्पिटल, मेंटल हॉस्पिटल। पर वहाँ पे लोग जब इलाज करने जाते थे ना मेंटल नहीं होते थे, फिर भी उनका इलाज के दौरान उनको पागल किया जाता था और आखिरकार मार दिया जाता था। ये सिलसिला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। हम गांव वालों को सब पता चल गया था कि यहाँ पे जरूर कोई मैटर है। और हमारे जो पूर्वज थे, बताते मेरे दादा, उन्होंने उस हॉस्पिटल को जला दिया था और उस डॉक्टर को चेहरे पे एसिड मार दिया था, तेजाब मार दिया था, जिससे उस डॉक्टर का चेहरा जल गया था और उस डॉक्टर को उसी हॉस्पिटल में बांध दिया गया था और डॉक्टर वहीं मर गया था। तब से आज तक हमारे गांव में कोई भी अकेला नहीं रहता कभी रात को, और उस रोड पे तो कभी नहीं जाते रात को। शायद तुमने कोई छात्र, तुम्हारे जो बच्चे हैं वो शायद कभी वहाँ से अलग हुआ होगा कोई, तभी उस साया ने उस बच्चे पे कब्जा कर लिया। तो हमारे सर कहते हैं हाँ हमारा एक छात्र पवन वो 2 मिनट के लिए साइड हुआ था। कहते हैं हाँ, इसी कारण तुम्हारे छात्र के शरीर में उसने प्रवेश कर लिया। अब वहीं पे होगी वो आत्मा और वहीं पे होगा तुम्हारा छात्र, उसी हॉस्पिटल में, मेंटल हॉस्पिटल जसोला में। कहते कहाँ पे होगा? जल्दी चलिए जल्दी चलिए। कहते हम नहीं बचा पाएंगे, तुम्हें हमारे गांव के बाबा को बुलाना पड़ेगा, जो गांव के उस नदी के आगे बरगद के पेड़ के नीचे के बैठे होंगे। कहते चलिए जल्दी से बाबा के पास जा जाता है और बाबा कहते हैं मुझे सब पता है, चलो। बाबा के साथ सभी बच्चे उस जंगल में, उस हॉस्पिटल की ओर सब उतर जाते हैं और सारे बच्चे, हम सारे जितने छात्र थे 80 छात्र, सभी वहाँ भीड़ लग जाते हैं। तो हमर पवन सुनते हैं अंदर से आवाज़ कि शायद बाहर कोई है, और हम उसी खिड़की से झांकते हैं वापस, तो देखते हैं कि बाहर हमारे टीचर, हमारे दोस्त सब नीचे खड़े हुए थे और उन्होंने हमें देख लिया था। पर यही दूसरी ओर अब वो जो डॉक्टर था वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ करके वापस उस कमरे की ओर आ रहा था और हम नीचे चीख रहे थे कि जल्दी बचाओ जल्दी बचाओ। और वो डॉक्टर कुछ ही देर बाद दरवाज़ा खटखटाता है। हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो करे क्या। ये डॉक्टर बढ़ते जा रहा था सामने और हम डर रहे थे।
मैं जल्दी से जोर जोर से चिल्ला रहा था कि बाबा सर बचा लो बचा लो, पर तभी रूम में धीरे धीरे कुहासा छा रहा था, जबकि बाहर में दिख रहा था पर ना जाने रूम में किस प्रकार का अलग सा धुआं आ रहा था। ये डर से हमने खिड़की की बहुत कोशिश की उखाड़ने की, और आखिरकार खिड़की उखड़ जाती है। और आखिरकार मैं बोलता हूँ पवन को, पवन जल्दी से पाइप पकड़ो, उतर जल्दी नीचे से। और पवन धीरे धीरे उतरने लगता है, और तभी दरवाजा की खटखटाने की आवाज़ बहुत तेज बढ़ जाती है, और रूम में पूरा कुहासा धुआं बढ़ रहा था। मैं बहुत डर रहा था, मैं क्या करूँ। तब वो बिट्टू कहता है कि राहुल तुम जल्दी निकल जाओ वहाँ से। मैं कहता हूँ कैसे आ जाऊँ भाई, मैं बोलता हूँ जल्दी पवन जल्दी उतर। और पवन उतर ही रहा होता है, और मैं भी अपना एक पैर बाहर निकालता हूँ। मैंने एक पैर बाहर ही निकाला था कि अचानक दरवाज़ा उखड़ जाता है और वो डॉक्टर अंदर जाता है, और उसने मेरा एक पैर पकड़ लिया। मैं चिल्ला रहा हूँ, तभी नीचे से बाबा कहते हैं कि ये लो त्रिशूल। एक त्रिशूल फेंकते हैं और कहते हैं पकड़ो। पहला बार मैंने पकड़ नहीं पाता, पर दूसरा बार वापस फेंकते हैं और कहते हैं उस डॉक्टर को इस त्रिशूल से मारो। मैं त्रिशूल उसको टच करता हूँ और वो मेरे दूर भाग जाता है मेरे से, और अचानक मेरा पैर छोड़ता है और मैं फिसल के नीचे गिर जाता हूँ। मैं उठता हूँ, संभलता हूँ, और हम सब नीचे से उस डॉक्टर को देख रहे थे ऊपर से, और वो भी हमें खिड़की से झाँक रहा था। बाबा कहते हैं उस डॉक्टर से, इतने सालों में तो समझा नहीं है अभी तक, और अभी भी हमें छोड़ रहा नहीं है, अभी भी तुम्हें परेशान करना छोड़ नहीं रहा। तू चाहता क्या है? वो कहता है बदला। जब तक यहाँ के सभी लोग को मैं पागल ना करूँ तब तक मैं नहीं जाऊँगा। बाबा कहते तू जा, नहीं तो तुझे इसी महल में मैं कैद कर दूंगा। और कुछ ही देर बाद ये बातें बोल करके वो डॉक्टर वहाँ से गायब हो जाता है, और ये हमारे आंखों के सामने होता है। ना जाने वो हमेशा के लिए वहाँ से गया, हमेशा के लिए वो डॉक्टर वहाँ से गायब होता है, या फिर कुछ समय के लिए, हमें समझ नहीं आता। पर जो भी था ये बहुत ही भयानक था। हम वापस गाड़ी में आते हैं और बस में बैठते हैं, और वापस मगरपट्टा से अपने गांव के लिए निकल पड़ते हैं। ये सारी घटना के कारण अब हमें रात के 1:30 बज चुके थे, और हम सब डर चुके थे, सबके होश उड़ गए थे, क्योंकि ये कहानी तो मेरे और पवन के साथ बीती थी, पर उस भूत को, उस डॉक्टर को हमारे बस के सभी ने देखा था। तो आज की कहानी यहीं तक। आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं एक नई डरावनी भूतिया कहानी लेकर के। जय हिंद, वंदे मातरम।